नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं आपके साथ हूं सुमित अवस्थी। दुनिया बहुत गर्म हो गई है और ये गर्मी खतरनाक साबित होगी। दिल्ली में बीती रात का तापमान इन सर्दियों में सबसे कम 5.3 डिग्री नापा गया है। उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका भले ही इन दिनों कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा हो, मेरे पहनावे से भी आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन इस सर्द मौसम में हमें और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछला साल यानी 2023 बीते 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है। बीते साल 15 अगस्त से 8 दिसंबर तक दुनिया में लगातार 116 दिन ऐसे रहे जब हर दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। यानी उस दिन विश्व का औसत तापमान बीते 1 लाख सालों में ठीक उसी दिन के तापमान के मुकाबले से ज्यादा रहा है, और वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि बड़े अंतर से। और ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज अब वो असलियत है जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना ही पड़ेगा। बढ़ता औद्योगिकीकरण, कटते जंगल, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इस सब के लिए जिम्मेदार है। यूरोपियन कमीशन के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की ताज़ा रिसर्च में इस बात की पुष्टि हो गई है। इसके मुताबिक 2023 में धरती औद्योगिक युग से ठीक पहले के औसत तापमान से 1.48 डिग्री ज्यादा गर्म रही। 1.48 डिग्री वो आंकड़ा है जो 2015 के पेरिस समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री की सीमा के बिल्कुल करीब है। इसका असर दिख ही रहा है। स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग की ये भूरी धूसर ढलान को देखिए। यहाँ इन दिनों बर्फ की मोटी परत होती थी जिस पर स्कीइंग के लिए देश विदेश के सैलानी आते थे, लेकिन इस साल सैलानी निराश होकर यहां से लौट रहे हैं, जबकि ठीक इसी समय पिछले साल ये इलाका बर्फ से ढका था। कई और हिल स्टेशनों का यही हाल है। ये दुनिया की आबोहवा में बदलाव का संकेत नहीं है तो क्या है? इसके लिए अल नीनो के असर को जिम्मेदार बताया जाता है, जिसने कश्मीर ही नहीं पूरे देश और दुनिया के मौसम पर इस साल बड़ा असर डाला है। इसकी वजह से सर्दियों के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश होती थी वो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बना ही नहीं है। पिछले साल की ये तस्वीर भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की आपको जो तस्वीरें हम दिखाएंगे उससे लगेगा कि इस बार मानसून जाने क्या कर डालेगा। इन दोनों ही राज्यों में बादल इतना जमकर बरसे, नदियां इतनी मचलकर उछली कि रास्ते में जो आया उसको तबाह कर दिया। जान माल का नुकसान भी भारी हुआ। लेकिन वहीं पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाके इस दौरान बारिश को तरसते रहे। बिल्कुल उल्टी कहानी मॉनसून के दौरान। इस वजह इन इलाकों में खरीफ की फसल की बुवाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। पानी की इतनी कमी जो हो गई थी। इसके बाद दिसंबर आते आते दक्षिण भारत के कई राज्यों में जब बारिश हुई तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तमिलनाडु ने तो इस असामान्य बारिश का सबसे ज्यादा कहर झेला। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 2023 की बारिश और 2015 की बारिश और बाढ़ याद ताज़ा हो गई, जबकि इसी समय 2016 से 2018 के बीच तमिलनाडु में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई थी। दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी से समंदर के मिजाज में बदलाव का ये नतीजा है कि जो हमारे मानसून सिस्टम को सीधा प्रभावित कर रहा है। हालांकि हालात के खराब होने के लिए हमारे द्वारा किए गए गलत निर्माण भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिनके कारण बाढ़ के पानी के बहने के कुदरती रास्ते बंद हो चुके हैं। ये तो सिर्फ भारत की बात है। गर्म होती दुनिया के कई इलाकों में मौसम के मूड में ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव देखे जा रहे हैं जिसका नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। यूरोपियन यूनियन के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज यानी CCCS के वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2023 जिस तरह से गर्म रहा, उससे इस बात की आशंका है कि 2024 में दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री की इस सीमा को तोड़ देगा जो 2015 के पेरिस समझौते में तय की गई थी। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते में ये सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। लेकिन इस बार अगस्त का तापमान इस साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लगभग छू गया है,
जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। जब हम औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि यह कौन सा दौर है। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया है। यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर जाने का खतरा यह है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, वो सीमा तो एक तरीके से हमने इस साल छू ही ली है। वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ ही गया है। इसका नुकसान होना भी लगभग तय बताया जा रहा है। बात तो पक्की है कि अभी जो है हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा है कि कुछ हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है और क्योंकि जो टाइम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसमें कुछ टाइम गैप होता है। तो इसमें हमें एक कमिटमेंट हमने कर ली है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो उसका तो दूरगामी असर पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय में उसमें भी कुछ जो है कमियां आ सकती है। बट फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसमें कुछ कमियां हो पाएगी। तो अब हम बस ये कर सकते हैं कि आज से ही सुधार की ठान लें, तो आने वाले कुछ साल में इस नुकसान को शायद कुछ कम कर पाए। उस पर बात होती रहेगी। एक बार जो रिसर्च के ताज़ा आंकड़े आए हैं उन पर करीब से निगाह डाल लेते हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के रिसर्च से जुड़ा ये ग्राफ बहुत कुछ इशारा करता है। इसे साफ दिख रहा है कि 2023 किस तरीके से बीते कुछ सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म रहा है। इसमें नजर आ रही लाल लकीर साल 2023 को दर्शाती है और ग्रे लकीरें 1940 से 2022 तक के सालों को दिखाती हैं। आप देखेंगे कि 2023 की लाल लकीर शुरू के कुछ महीनों में तो कुछ नीचे थी, लेकिन मई महीने के अंत से बहुत तेजी से ऊपर चली गई। जो लाल शेड आप देख रहे हैं वो उस अंतर को बता रहा है जो 2023 के उस दिन और तब तक के सबसे गर्म दिन का अंतर है। जहां लाल शेड ज्यादा चौड़ी है वहां रिकॉर्ड पहले के मुकाबले उतने ज्यादा अंतर से टूटा है। अब दूसरा ग्राफ देखिए। पहले ग्राफ को दूसरे तरीके से यहां पे हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि लाल रंग जितना गाढ़ा है उतने ही हाल में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। आप देखेंगे गाढ़े रंग के अधिकतर ब्लॉक 2023 में मई महीने के अंत के बाद शुरू हुए। 15 अगस्त से 8 दिसंबर के बीच तो लगातार 116 दिन दुनिया के औसत तापमान ने लगातार गर्मी के नए रिकॉर्ड बनाए। आप देख सकते हैं नीचे की ओर गाढ़े लाल रंग के ब्लॉक यही दिखाते हैं। ये ग्राफ हम यूरोपियन कमीशन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के सौजन्य से आपको दिखा रहे हैं। अब यही बात आपको दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर समझाते हैं। इस ग्राफ में 2023 के तापमान की तुलना 1999 से 2020 के औसत के तापमान से की गई है। भूरा रंग दिख रहा है कि दुनिया के बड़े इलाके में 2023 का तापमान 1991 से 2020 के औसत तापमान से ज्यादा है। ग्लोब में आप देखेंगे कि जहां रंग जितना गाढ़ा है वहां तापमान का अंतर उतना ही ज्यादा है। साफ दिख रहा है जितना आप ध्रुवों के करीब जाएंगे 2023 में यह अंतर उतना ज्यादा दिखेगा। बीते कुछ सालों में ध्रुवों की बर्फ के तेजी से पिघलने की वजह भी यही है। और अब चौथा ग्राफ देखिए। आपको यह दिखा रहा है कि पेरिस समझौते में तापमान बढ़ोतरी की जो 1.5 डिग्री की सीमा तय की गई थी, 2023 का साल कब कब उसे तोड़ता दिखा। बीच की लाल लकीर 1.5 डिग्री की उस सीमा को दिखाती है। इसमें दिख रहा है कि मार्च के महीने के कई दिन, फिर जून से लेकर दिसंबर तक के हर दिन 1.5 डिग्री की सीमा लगातार टूटती चली गई है। इसमें भी खास बात यह है कि 17 और 18 नवंबर को दुनिया के औसत तापमान ने 2 डिग्री की सीमा को भी तोड़ दिया है। यह आंकड़े दुनिया के लिए आने वाले दिनों में खतरे का इशारा करते हैं। 2023 एक जो है वार्म ईयर रहा है, गर्म ईयर रहा है। उसका परिणाम जो है हिमालय के जो क्रायोस्फीयर है, मतलब जहां बर्फ और हिमनदियां है,
उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमने ये देखा है कि अ, कई सालों से जो है हिमालय के अंदर जो है तापमान जो है पृथ्वी का जो मीन टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और वो तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय की जो हिम नदियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है और वहाँ जो कच्चा बर्फ होता है जिसको अंग्रेजी में सीज़नल स्नो कहते हैं, वो भी अर्ली मेल्ट हो रहा है और इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ जो है वो हिमालय के अंदर आ सकते हैं और अ, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में असर पड़ सकता है। और ये जो खतरा है ये कई मोर्चों पर है। इससे दुनिया में फसलों को नुकसान होगा। बेमौसम बारिश, एक साथ कम जगह पर बहुत ज़्यादा बरसात और सूखे की चपेट में नए इलाकों के आने से खाद्यान्न संकट पैदा होने का भी खतरा है। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। तीसरा ध्रुव माने जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि इनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। द्वीपों में बसे दुनिया के कई देश संकट में आ रहे हैं। समंदर उनकी जमीन निगलता जा रहा है। हाल में सुर्खियों में रहा मालदीव द्वीपों पर बसा ऐसा ही एक देश है जिसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा फिजी, किरिबाती, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, सेशल्स, तुवालू, मार्शल आइलैंड्स जैसे द्वीपों पर बसे देश भी संकट में हैं। ऐसे ही तमाम देश हाल में दुबई में हुई COP28 की बैठक में ये मांग करते रहे कि बड़े देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की चुनौती पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि पहला खामियाजा द्वीपों पर बसे छोटे देश ही भुगतने वाले हैं। IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2018 के बीच समुद्र का जल स्तर 6 से 8 इंच बढ़ चुका है, जिनमें से 0.7 इंच तो सिर्फ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ के पिघलने से बढ़ा है। अनुमान है कि अगर यही हाल रहा तो 2100 तक समुद्र का जल स्तर 11.4 इंच से बढ़कर 23.2 इंच तक हो जाएगा। इससे भारत जैसे उन तमाम बड़े देशों की जमीन भी खतरे में है जिसकी एक बड़ी सीमा समुद्र से लगती है। सीधे सीधे कहूँ आम भाषा में तो मुंबई, चेन्नई जैसे जो तटीय शहर हैं उनकी जमीन को धीरे धीरे समंदर निगल जाएगा। यही हाल दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी होगा जो भी समंदर के साथ लगे हुए हैं। असर होंगे कि पहले तो ये देखिए कि अभी जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है हिमालय के अंदर, उसी के अंदर सीजनल जो है स्नो पड़ता है, तो वो सीजनल स्नो की मात्रा में कमी हो गई है और उसकी जगह ज़्यादा मात्रा में जो है रेनफॉल होने लगा है। उसकी वजह से ये होने लगा है कि जो सीजनल स्नो है वो बहुत जल्दी पिघल रहा है और स्नो जल्दी पिघलने की वजह से जो हमारे माउंटेन स्प्रिंग्स है वो गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी ही उसमें कमियां आ जाती है और वो ड्राई हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि माउंटेन स्प्रिंग में बहुत कमियां आने लगी है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो जो जंगलों के अंदर और जो सॉइल होती है उसकी नमी में काफी कमी आ गई है और उस नमी के कमी होने की वजह से फॉरेस्ट फायर सीजन भी बहुत बड़ा होने लगा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू बनने वाला है कि फॉरेस्ट फायर सीजन जो है बहुत लंबा होने वाला है और ये एक बहुत दिक्कत की बात होती है। और जिस तरीके से खेती पर असर पड़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, बहुत बड़ा इसका आर्थिक असर भी होगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इसकी वजह से दुनिया में 8 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, जिनमें से 3.4 करोड़ नौकरियां सिर्फ भारत की हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक भारत के जीडीपी का 4.5% हिस्सा खतरे में होगा, क्योंकि बढ़ती गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से काम के घंटों पर असर सीधे तौर पर पड़ेगा। इंश्योरेंस से जुड़ी दुनिया की एक बड़ी कंपनी स्विस री इंश्योरेंस की 2022 की एक रिपोर्ट ने क्लाइमेट चेंज के दुनिया की जीडीपी पर असर का आकलन किया है। इसके मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए
कोई कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक दुनिया का औसत तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और इससे दुनिया की जीडीपी को 18% का नुकसान होगा। अगर औसत तापमान में बढ़ोतरी 2.6 डिग्री सेल्सियस की हुई तो दुनिया की जीडीपी को 14% का नुकसान होगा और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई तो दुनिया की जीडीपी को 11% का नुकसान होगा। अगर तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने दी गई तो महज 4% का ही नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान एशिया में होगा, जहां सबसे खराब स्थिति में जीडीपी को 24% का नुकसान होगा। अमेरिका को 10% का नुकसान होगा और यूरोप की जीडीपी को 11% का नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा खामियाजा भारत जैसे दुनिया के विकासशील देशों पर होगा। इनमें से कई देशों की स्थिति तो अभी भी बहुत खराब है। आने वाला समय और खराब होगा तो बहुत खतरे में है इस बढ़ते तापमान के वजह से हम लोग। जीवन का कोई हिस्सा इसके असर से नहीं बचेगा। इसी मुद्दे पर और जानकारी लेते हैं हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा, भारत के लिए इन आंकड़ों के क्या मायने हैं जो अभी हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई और अभी आप पूरा इसको सुन भी रहे हैं ध्यान से? देखिए, ये एक्चुअली जैसा कि हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्रीज, और जो जो ट्रेंड दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट भी है उसके सामने आ रहे हैं हमारे, तो ट्रेंड सिमिलर है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, बट अदरवाइज जो टेम्परेचर का ट्रेंड मिल रहा है कि 2023 जो ईयर है वो वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री के अंदर। और ये इसको कंपैरिजन जो करते हैं हम लोग, वो 1850 और 1900 का बेस ईयर माना गया है प्री इंडस्ट्रियल एरा को लेते हुए। तो जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट ग्लोबल ट्रेंड है ये, और नेचुरली 1.4 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है और 2023 इज द वार्मेस्ट ईयर। इससे पहले जो था 2016 जो था 2016, वो वार्मेस्ट था। और ये जो आंकड़े हमें मिले हैं, ये आंकड़े भी जो हम देखेंगे तो ये अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, 10 महीने के, और उनका मानना है कि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी मतलब कि ऊपर ही रहेंगे। इनफैक्ट नवंबर में तो थोड़े से समय के लिए ये टेम्परेचर इवन 2 डिग्री को भी क्रॉस कर गया था, यानी कि। तो कुल मिला के नेचुरली जो इम्पैक्ट बाकी जगह दिखेंगे, वैसे उसकी इम्पैक्ट मतलब पूरे ग्लोबल सिनेरियो तो एक जैसा कभी नहीं होता है। नेचुरली थोड़े से रीजनल और नेशनल और लोकल लेवल पे थोड़े डिफरेंसेस तो डेफिनेटली होंगे, बट यस इम्पैक्ट होगा, जैसा कि साइंटिस्ट का मानना है। डॉक्टर शर्मा, आप तो मौसम वैज्ञानिक हैं और मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, इस ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से भारत के लिए आंकड़े कितने खतरनाक हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पहली बात तो हम ये भी जान लें कि ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज के पीछे एक तो हमारा मुख्य कारण है, कहते हैं नेचुरल वेरिएबिलिटी जो होती है वो नेचर के कारण होता है, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 50% इंक्रीज हो चुका है उसमें पिछले प्री इंडस्ट्रियल एरा से अब तक के लिए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और मीथेन, ये जो 3 गैसेस हैं ये बढ़ चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो है एल नीनो ईयर था जो 2003 था, और ये एल नीनो ईयर जो है अप्रैल तक रहेगा। तो यानी कि जो वार्मिंग है वो उसका ट्रेंड 2024 में भी दिखाई देगा। अब सवाल आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो नेचुरली इम्पैक्ट में तो ये बात की जा रही है कि एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो फ्लड्स की बात हो या ड्राउट की बात हो, ये सब जो है आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। और नेचुरली यदि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते हैं तो नेचुरली उससे इकोनॉमिक उसके जो इम्पैक्ट है वो भी दुष्परिणाम नेगेटिव होंगे, तो इकोनॉमी भी आपकी इफेक्ट हो सकती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है जिस एरिया में उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो वहां पे पॉपुलेशन माइग्रेशन भी हो सकता है कुछ रीजन में। और मान लीजिए पहले से कहीं इंटरनल कोई समस्या, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज पहले से ही वॉर चल रही है कहीं पर, और ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम वेदर का इवेंट्स भी होता है, तो वहां के लोगों को नेचुरली मतलब कि चौतरफा मार होगी उनके ऊपर। तो ऐसे में कुछ लोग विस्थापित भी हो सकते हैं, ऐसा मानना है। अब ये बता दीजिए डॉक्टर शर्मा कि फसलों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि खरीफ की फसल पर असर पड़ा, अब पूरी पूरी जो साइकिल है एग्रीकल्चर साइकिल, उस पर इम्पैक्ट होने लगा है। आप इसको कैसे देखते हैं?
जैसे कि मैंने कहा, कुछ का मानना है कि हो सकता है कि इंसेक्ट्स भी प्रभावित हो जाए, जो कि पॉलिनेटर्स हैं। यदि वो अफेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके पॉलिनेशन की साइकिल्स बदल सकती हैं। जब पॉलिनेटर की जरूरत है, पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं पौधों पे पर पॉलिनेटर नहीं है, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, यदि हम बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि कहते हैं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाए, उनके मेटाबॉलिक रेट रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो जाए, तो वो कहते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट्स जो होगा पैथोजेंस का, और जो आपके ये आपके इंसेक्ट्स हैं वो ज्यादा फीडिंग होगी उनकी, कहते हैं पौधों के ऊपर, तो ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और जब ड्राउट भी होता है तो पौधे में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि इट बिकम्स मोर पैलेटेबल टू द प्लांट्स इंसेक्ट्स, तो उससे भी, इंसेक्ट से भी नुकसान बढ़ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे नुकसान हो सकता है। मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि यदि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास रहता है, सही समय पे हम चेतावनी दे देते हैं, और उसके लिए जो भरसक प्रबंधन, यदि सूखा है तो इरिगेशन से या किसी और माध्यम से, वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको मतलब कि बचा सकते हैं फसल को, और यदि ज्यादा बारिश होनी है तो पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। तो उसमें हमें तैयारी होनी पड़ेगी हमारी, और अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो हम काफी सारे जो उसके दुष्प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर आपको जलवायु परिवर्तन के इसको असर को रोकना है तो केवल सरकारों से काम नहीं चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा और हम सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए छोटे से इस्तेमाल के तौर पर, और पेड़ लगाने के लिए, ग्रीनरी बचाए रखने के जो हम कर सकते हैं वो प्रयास हमको ज़रूर करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की ओर से समाज के सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी ये निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। और आज की खबर यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के न्योते को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया है। यानी ये नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या नहीं जाएंगे। पिछले ही महीने इन नेताओं को यह निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया था। न्योता अस्वीकार करने की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक लिखित बयान में दी। कांग्रेस ने बयान में कहा कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बनाकर रख दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद दिलाएं, यूपी कांग्रेस के नेता ऐलान कर चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ता पहले ही यानी 15 जनवरी को संक्रांति के दिन अयोध्या जाकर सरयू स्नान करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या जाने वाले प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के और नेता भी इनके साथ उस दिन अयोध्या में रहेंगे। इस बीच गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया न्योता अस्वीकार करने के अपनी पार्टी के नेतृत्व के फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जयराम रमेश के बयान को दिखाते हुए कहा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। साफ है, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच और राजनीतिक दलों के अंदर भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। इससे पहले सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार कर चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी अभी कुछ तय नहीं कर पाई है। सपा के कई विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या चलना चाहिए। आप 22 तारीख को मेरे अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सकें, ऐसी कोई व्यवस्था करें। हालांकि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा
निमंत्रण भेजे जाने की बात चली तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम तो उन्हें जानते तक नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्रणब मुखर्जी में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इस पूरी सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ। अमिताभ तिवारी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। विनोद शर्मा जी मेरे साथ हैं। विनोद जी, कांग्रेस के आलाकमान के इस फैसले को कैसा देखते हैं आप, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम 22 जनवरी को नहीं अयोध्या जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है? देखिए, इस पे विवाद तो छिड़ गया है सुमित जी। कांग्रेस के बयान से पहले चारों शंकराचार्य ने कहा कि वो नहीं जाएंगे। ये कैसी प्रण प्रतिष्ठा है जहां शंकराचार्य नहीं होंगे? और उनके बयानों के अनुसार ये लग रहा है सुमित कि उनके आकलन में ये शास्त्रों के नियम के तहत नहीं हो रही है, ये जो प्रण प्रतिष्ठा है। उन्होंने 2-3 बातें रेज की हैं, वो उनका अपना तर्क है। और उसके जवाब में सुमित, चंपत राय जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि राम का मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, ये तो शिव या शक्ति संप्रदाय का नहीं है। तो ये मंदिर जो है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये हिंदुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है कि उनमें विवाद उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये कंट्रोवर्सी हो गई है सुमित, और मैं समझता हूं कि इसके चलते कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो उनका व्यक्तिगत जाति पॉलिटिकल निर्णय है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस ने अपने निर्णय को जो लिया है उसकी वजह ये नहीं बताई कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया है, शंकराचार्यों को आपत्ति है। उसने वजह ये बताई कि अर्धनिर्मित है, बीजेपी आरएसएस का चुनावी एजेंडा है। शंकराचार्यों ने यही बोला है, पुरी के शंकराचार्य ने बोला है कि पूरी तरह से जब मंदिर का विकास नहीं हुआ, मंदिर नहीं बना है, उसके मध्य में प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि, और ज्योतिरापीठ के शंकराचार्य ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो क्या हम बाहर बैठ के ताली बजाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस तरह से नियोजन होना चाहिए था इसको एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत थी। देखिए, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और अपने अपने तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मैं कम से कम अपनी बात कह सकता हूं कि मैं आस्तीन पे बांध के अपना धर्म नहीं चलता हूं, मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आस्तिक हूं। तो इसलिए ये जो सारा प्रकरण है, ये कुछ अच्छी छवि नहीं प्रस्तुत कर रहा है। और इसमें जो कार्यशैली अपनाई गई, माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ये कहते हुए कि आपने कहा कि 14 से लेकर 22 तक मंदिरों की सफाई होगी, वहां पर स्वच्छ अभियान चलेगा। अच्छी बात है, अभी क्यों सिर्फ मंदिरों में सफाई होनी चाहिए? मंदिरों में तो लगातार सफाई रहनी चाहिए। जिस तरह से हमारे सिख भाई, बड़े से बड़ा करोड़पति वहां जाता है अपने गुरुद्वारों में, और सुबह वहां अपनी बड़ी सी लंबी सी गाड़ी रोक कर खड़ी कर कर अपनी पतलून ऊपर कर कर झाड़ू लेकर और बाल्टी लेकर अंदर जाके सफाई करता है। हमारे धर्म में एक कल्चर डेवलप होना पाएगा स्वच्छता का। ठीक है, वो मैं माफी, आप डिबेट को बड़ा वाइड कर रहे हैं, मैं उसको वापस मुद्दे पर लेकर आने की कोशिश करता हूं आपकी इजाजत से। अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, मेरा आपसे रिएक्शन है, कांग्रेस पार्टी का ये कह देना 1 महीने पुराना जो इन्विटेशन उनके पास था कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर अधूरा है। बीजेपी आरएसएस का ये मंदिर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, चुनावी सरगर्मियों के बीच इसको किया जा रहा है जानबूझ के। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पॉलिटिकली तो इससे कांग्रेस पार्टी को मुझे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि पहले तो इनविटेशन उन्हें नहीं मिला है, इसका एक बहुत शुरू में इस बात पर बहुत चर्चा थी।
लेकिन इनविटेशन सबको दिया गया है और उसके बाद भी नहीं आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग मैसेज देता है। क्योंकि बीजेपी इसको कैसे पेंट करेगी आप देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पे क्या चल रहा है वो तो अलग बात, जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया आईटी सेल यूनिट्स वगैरह हैं वहां पर ये मैसेज डाला जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एंटी हिंदू पार्टी है, ठीक है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नहीं, पर अमिताभ जी सॉरी मैं बीच में काफी टोक रहा टाइम हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता 15 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। अजय राय, अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो 15 तारीख को संक्रांत के दिन अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो इससे एंटी हिंदू कैसे नहीं, होगा? यूपी कांग्रेस, देखिए यूपी कांग्रेस के नेता जरूर जा रहे होंगे, लेकिन वो भारत में कितने लोगों को पता चलेगा, सबसे बड़ी बात वो है। और जिस दिन इनविटेशन दिया गया है उस दिन नहीं जा रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड्स है। ये सारी बातें जो आज लॉजिकल रीजनिंग जो भी कांग्रेस के स्टेटमेंट में है उसको कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस ही काट रही है अगर वो जा रही है तो, क्योंकि मंदिर नहीं बना है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, एटसेट्रा, करेक्ट। दूसरी बात, काफी टाइम से या आज लेट अगर मी आप अगेन देखें- क्लैरिफाई, ये लोग जो जाएंगे, जो मैंने सुना अविनाश पांडे और अजय राय को आज से 2 दिन पहले, ये सरयू में डुबकी लगाएंगे, रामलला जहां अभी विराजमान है, जो अस्थाई जगह है, वहां दर्शन करेंगे। ये उस मंदिर जो बन रहा है, जो भव्य राम मंदिर जिसको कहते हैं, वहां नहीं जा रहे हैं लोग, वहां जाने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो नया मंदिर बन रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। तो फिर क्योंकि वो जो बीजेपी की बात है वो बीजेपी का मंदिर है, ये बीजेपी का प्लान है ये। नहीं, देखिए बीजेपी का प्लान है, बीजेपी की मंदिर है, वो उनका ऐसा कहना है, ठीक है। जी। इसका असर क्या होगा चुनाव पे या लोगों पे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आज काफी लोगों का ये भी कहना है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, भाजपा को जो वोट कर रहा है वो भाजपा को देगा, कांग्रेस को जो वोट कर रहा है वो कांग्रेस को देगा, कोई न्यूट्रल वोटर पे इस पर असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी तभी जीतेगी जब वो भाजपा से वोट अपनी तरफ लाएगी। तो अगर भाजपा को जो वोट कर रहा है वो भाजपा को वोट करेगा और जो कांग्रेस को वोट कर रहा है कांग्रेस को वोट करेगा, तो जो 2019 का निर्णय है वैसा ही होगा। तो ये एक फैलेसी है, ये एक इलॉजिकल रीजनिंग है, करेक्ट। चलिए, मेरे पास तो वक्त की कमी इससे- है, शुक्रिया अमिताभ जी, सॉरी वक्त की कमी है। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से सियासी बहस तो शुरू होगी, किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे को जवाब देंगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं आगे, और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत जो आज विधानसभा स्पीकर के फैसले से एक बार फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने करीब 1.5 साल बाद यह फैसला सुना दिया कि राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है, यानी शिंदे ही सेनापति है। इससे पहले चुनाव आयोग भी यही फैसला दे चुका है। विधानसभा स्पीकर ने इसके साथ ही शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी नामंजूर कर दिया। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की थी। ये याचिका भी साथ ही साथ नामंजूर कर दी गई, यानी थोड़े हद तक उन्होंने उद्धव गुट को भी खुश रखा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में जो खास बातें की हैं उसके मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना पूरी तरीके से वैध था और भारत गोगावले को वैध तरीके से चीफ व्हिप चुना गया था। अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पेश 1999 का संविधान, जो कि शिवसेना का संविधान है, वही मान्य है। असली पार्टी कौन है, ये 1999 के शिवसेना के संविधान से ही तय होता है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। मैं यानी राहुल नार्वेकर कहते हैं, चुनाव आयोग के फैसले से अलग नहीं जा सकता हूं। असली शिवसेना होने का उद्धव गुट का दावा गलत है। बाला साहेब की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं माना जा सकता। शिंदे को इसीलिए नहीं निकाल सकते कि वो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है। पार्टी की बैठक में न पहुंचने को बगावत नहीं मान सकते, ये स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा। 10वीं अनुसूची में यह अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता।
शिवसेना ने राहुल नार्वेकर के फैसले को गलत बताते हुए उन पर अब पक्षपात के आरोप लगाए। पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे उद्धव गुट ने जो आपके ऊपर आरोप किए हुए? कौन सी मैच की आप बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूँ जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। तो जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो ठाकरे परिवार के पास ना रहकर अब शिंदे के पास चली गई है। और इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे सामने आए, उन्होंने ऐतराज जताया स्पीकर के इस फैसले पर, कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? अयोध्या की धूम आजकल हर जगह सुनाई दे रही है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इस तक पहुंचने में करीब 30 से 35 साल का सियासी तौर पर वक्त लगा है। और जिन लोगों ने राम मंदिर के आंदोलन में हिस्सा लिया था 90 के दशक में, उनमें एक बड़ा चेहरा थी बीजेपी की नेता उमा भारती। उमा भारती के साथ राम मंदिर के साकार हो जाने पर बातचीत की है हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। आइए आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में इसके लिए तैयारियां हो रही है, भव्य आयोजन किया जाएगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, तमाम संगठन लगे हुए। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं उमा भारती जी, जो इस राम मंदिर आंदोलन में बेहद सक्रिय रही हैं। उनकी उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आज भी जहन में ताज़ा हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। एक बड़ा दिन 22 जनवरी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, आप किस तरह से देखती है इस दिन को, क्योंकि इसी दिन के लिए आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो देश भर में चला था उसमें सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया था। मैं इस दिन को बिल्कुल उस अयोध्या वासी की तरह देखूंगी, त्रेता युग के, जो भगवान राम की प्रतीक्षा करते रहे 14 वर्ष तक, और जब राम घर में लौटे तो उनमें जो आनंद आया था, उस आनंद के लिए शब्द नहीं होते हैं। महंत रामचंद्र दास परमहंस जी और अंसारी जी दोनों ने लगातार जो केस लड़ा है वो, और दोनों हंसते हुए जाते थे और हंसते हुए लौटते थे। इसी तरह से कल्याण सिंह जी, जिन्होंने 6 दिसंबर को गोली चालन का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जबकि वो राष्ट्रीय एकता परिषद में उसको लिख चुके थे उस बात को कि वो इसका ध्यान रखेंगे कि ढांचा सुरक्षित रहे। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी महती भूमिका रही है इसमें, और इसलिए इस सबको पार करते हुए 500 साल का ये अभियान अंत में यहाँ पहुँचा है। एक प्रकार से त्रेता युग है, और इसमें मतलब आज के समय की जो आनंद की घड़ी है वो त्रेता युग की लग रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि इसके बाद में पूरे देश में एक एकात्मता का वातावरण बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी इस पर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। जी, एक पूरी पीढ़ी जो है भारत में वो आ चुकी है इस आंदोलन के बाद से। ये जो युवा पीढ़ी आई है उमा जी, इसको आप क्या संदेश देंगी और क्या बताएंगी कि ये जो 22 तारीख का दिन है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कहीं को जानकारी नहीं होगी कि क्या लंबा इतिहास रहा है इसका।
अभी तो गूगल पे सब मिल जाता है, तो सब सर्च कर रहे होंगे, सबको मिल रहा होगा। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि धैर्य रखेंगे, शौर्य और धैर्य दोनों को मिला करके चलेंगे तो यही परिणाम होगा जो अयोध्या का हुआ। बलिदान तो था, लेकिन बलिदानियों की तरफ से हिंसा नहीं थी। आप देखिए 1985 से लेकर 22 जनवरी तक जो आंदोलन चला है, इसमें उत्साह में भरे हुए लोग ढांचा तोड़ के भी जब वापस लौटे हैं, तो क्या किसी ने किसी मस्जिद पे ईंट मारी है या किसी मुसलमान पे हमला किया है? हमने हिंसा का, हमला का, गोलियों के बौछारों का सामना किया है। हमने साहस का परिचय दिया, लेकिन हिंसा का परिचय कभी नहीं दिया। यही चीज़ है जो युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है। जी, अगर 6 दिसंबर 1992 का दिन याद करें, जब आपका एक वो फोटोग्राफ मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, वो हमेशा जहन में रहता है, वो लम्हा आप कैसे याद करेंगी? कैसे आज इतने साल बाद उसको बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ था और किस तरह से ये पूरा जो आंदोलन है उस दिन चरम पर पहुंचा था? जब से मेरे जैसे लोग जुड़े थे या मैं जुड़ी थी 1985 से इस अभियान के साथ, 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर देखा था और मुझे लगा था कि हिंदू समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी कि सब लोग बैठे थे, कोई खड़े होने को तैयार नहीं था। नीचे भी लाखों लोग बैठे थे और मंच पे भी बैठे हुए थे। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज़ मैंने देखी, जिसकी अनदेखी ही 6 दिसंबर का कारण बनी है, वो है कि जब ढांचा गिर गया और अम्मा जी बोली, राजमाता सिंधिया जी, मुझे कि हमको ले चलो जरा रामलला को दर्शन कराने, तो मैंने उनको वहाँ उससे मंच से मतलब छत से नीचे उतारा और उनको मैं हाथ पकड़ के ले गई जहाँ ढांचा गिर चुका था। ईंटें बची ही नहीं थी, खाली मलबे पे रामलला विराजमान थे। तो पीएसी और सीआरपीएफ के लोग अपने जूते मोजे उतार के अगरबत्तियों से आरती कर रहे थे रामलला की, और रामलला जी मिट्टी की एक मड़िया के अंदर बैठे हुए थे। तब मुझे लगा, देखो इस भावना की अनदेखी, सीआरपीएफ और पीएसी हम पे गोली चलाने के लिए भेजी गई थी और वो वहाँ मत्था टेक रहे हैं रामलला को, उनकी आरती उतार रहे हैं। इसी भावना की अनदेखी के कारण ढांचा इस तरह से गिरा है। नहीं तो हो सकता है आपस का सुलह होता और शांति और सम्मान के साथ वो ढांचा गिरता। तो इसमें क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आडवाणी जी, जोशी जी जो इस आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण तो दिया गया लेकिन वे आ नहीं रहे? अगर वो आते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जो प्रश्न आपने किया है ना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है ऐसा नहीं है। आप एक बार इनके परिजनों से पूछिए। नहीं, निमंत्रण दिया गया, मैं तो कह रहा हूं कि निमंत्रण दिया गया। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमने तस्वीरें भी देखी निमंत्रण देते हुए। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। आडवाणी जी की बेटी बताए और मुरली मनोहर जोशी जी की पुत्री बताए। मैं भी उनकी पुत्री बता ही रही हूँ दोनों की, लेकिन बेहतर होगा कि वो लोग बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको भी निमंत्रण मिला है, आप तो जरूर जा ही रही होंगी। ओ, मेरे को निमंत्रण मिला है, लेकिन मेरे को निमंत्रण नहीं भी मिलता ना, तभी मुझे जाना ही था अयोध्या। मुझे तो जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तब मैंने कहा था कि तुमने माँ का दूध पिया हो तो मुझे रोक करके देख लेना, और मैंने माँ का दूध पिया होगा तो मैं पहुँच के दिखा दूंगी। और मैंने पहुँच के दिखा दिया था, और अंत में जत्थे के आगे मैं ही थी जब गोलियाँ चल रही थी। तो इसलिए मेरे लिए निमंत्रण की दरकार कहाँ है? निमंत्रण आया है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, सम्मान की बात है, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं आता तभी मुझे जाना था, तभी मुझे वहां पहुंचना था, तभी मुझे वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखना था आनंद के साथ में। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि।